नमस्कार। फैक्टोरियल के सेकंड एपिसोड में आपका स्वागत है। यहाँ पर हम किसी एक मुद्दे को फैक्ट के माध्यम से आपको समझाने की पूरी कोशिश करते हैं। मुझे मालूम है काफी दिनों बाद फैक्टोरियल कर रहा हूँ, पर जब मुझको लगता है कि मैं कुछ लिख सकता हूँ, बोल सकता हूँ, आपको समझा या बता सकता हूँ, तभी मैं फैक्टोरियल करता हूँ। आज का टॉपिक काफी इमोशनल और सेंसिटिव है। एक शख्स जो उन लोगों की आवाज बना जिनकी सिसक भी महकमे तक नहीं पहुंच सकती थी, उनकी आवाज पहुंचाने के लिए उसने कानून का सहारा लिया। पर आज विडंबना देखिए, वही कानून व्यवस्था उसकी मौत का कारण बनी। मैं बात कर रहा हूं फादर स्टैन स्वामी की। आज का फैक्टोरियल उन्हीं को समर्पित है। आज के इस एपिसोड में हम शुरू से लेकर के अंत तक आपको फैक्ट के माध्यम से सब कुछ बताने की कोशिश करेंगे। स्टैन स्वामी का जन्म 26 अप्रैल 1937 को तमिलनाडु में हुआ था। इनके पिता किसान और माता गृहिणी थी। सोशियोलॉजी में एमए करने के बाद इन्होंने बैंगलोर के इंडियन सोशल इंस्टीट्यूट में काम करना शुरू कर दिया। इसके बाद ये झारखंड पहुंच गए। ऐसा नहीं कि झारखंड पहुंचते ही इन्होंने अपने ड्रीम प्रोजेक्ट पर काम करना शुरू कर दिया। इन्होंने पहले पादरी का काम किया, उसके बाद इन्होंने अपनी मंजिल की तरफ अपनी राह को मोड़ दिया। स्वामी की ड्रीम जॉब थी लोगों की सेवा करना, वो भी उन लोगों की जिनकी ये आवाज बन सके। उन्होंने अपना पूरा जीवन दलित और आदिवासी लोगों के लिए समर्पित कर दिया। मानव अधिकार कार्यकर्ता बन इन्होंने आदिवासी लोगों के हक की लड़ाई को लड़ा। इन्होंने झारखंड में विस्थापन विरोधी जन विकास आंदोलन की स्थापना की। इस संगठन का काम था दलित और आदिवासी लोगों के हक की लड़ाई को लड़ना। इसके साथ ही उन्होंने आदिवासी बच्चों के लिए स्कूल एवं टेक्निकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की भी स्थापना की। इसके साथ साथ उन्होंने 70 से ज्यादा अधिक किताबें भी लिखी। जब कोई इंसान नेक काम करता है तो उसे समाज में नीचा दिखाने की कोशिश की जाती है और उस पर कुछ आरोप लगा दिए जाते हैं। कभी वो आरोप सच साबित हो जाते हैं, कभी वो आरोप जो है वो झूठ की नींव पर खड़े किए जाते हैं। यहां पर हम स्वामी पर लगाए गए दाग को प्रमाणित नहीं करेंगे कि वो सच्चे हैं या झूठे हैं, बस हम आपसे उनको रूबरू कराएंगे। उन पर सबसे पहले आरोप लगा था पत्थरगड़ी आंदोलन मुद्दे पर तनाव भड़काने के चलते झारखंड सरकार के खिलाफ बयान जारी करने का। इसके अंतर्गत झारखंड पुलिस ने स्वामी समेत 20 अन्य लोगों पर राजद्रोह के आरोप लगाए थे। इसके बाद इन पर अगला आरोप लगा 1 जनवरी 2018 को भीमा कोरेगांव हिंसा में भड़काऊ भाषण देने और माओवादी सीपीआई संगठन से जुड़े होने जैसे गंभीर आरोप यूएपीए के अंतर्गत लगाए गए। आगे बढ़ने से पहले आपको भीमा कोरेगांव का इतिहास बताते हैं। यह इतिहास 200 साल पुराना है। ये बात है 1 जनवरी 1818 की, जब ईस्ट इंडिया कंपनी का युद्ध मराठाओं की पेशवाओं के साथ हुआ था। इस युद्ध में मराठाओं की हार हुई थी और ईस्ट इंडिया कंपनी की महार रेजिमेंट की जीत हुई थी। कहा जाता है कि उस समय महाराष्ट्र के अंदर महारों को अछूत माना जाता था। ब्राह्मणों ने छुआछूत उन पर जबरन थोप रखा था, जिससे महार नाराज थे। उन्होंने ब्राह्मणों से इसको खत्म करने की मांग करी, जिसको उन्होंने मना कर दिया। इसके चलते महार जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना में शामिल हो गए थे। ब्रिटिश फौज ने महारों को ट्रेनिंग दी और पेशवाओं के खिलाफ जंग लड़ने की प्रेरणा दी। ये लड़ाई मराठा शक्ति के नाम पर ब्राह्मण पेशवाओं की थी। ये लड़ाई कतई भी मराठाओं के खिलाफ नहीं थी और ये कहीं भी जिक्र नहीं मिलता है कि महारों का मराठाओं से कोई मतभेद था। ऐसा कहा जाता है, इसमें मराठाओं का नाम इसलिए जोड़ा जाता है क्योंकि मराठाओं से ब्राह्मणों ने पेशवाई छीन ली थी। यह भी कहा जाता है ये आखिरी पेशवा शक्ति थी जिसे ब्रिटिश सरकार हराना चाहती थी। यही वजह है कि ब्रिटिश फौज ने महारों को साथ लेकर के पेशवाई को खत्म किया था। इस पर थोड़ा प्रकाश डाल लेते हैं। बात ऐसी है कि 1 जनवरी 2018 को अचानक हिंसा भड़क गई थी। इसके चलते एक व्यक्ति की मौत हुई थी, कई व्यक्ति घायल भी हुए थे। लोकल घरों और दुकानों में तोड़फोड़ की गई थी और कई गाड़ियां भी जला दी गई थी। लोकल पुलिस के मुताबिक 80 गाड़ियों को नुकसान पहुंचा था, या यूं कहे 80 गाड़ियों को जलाया गया था।
तो चलिए पूरे घटनाक्रम की टाइमलाइन को एक नजर में देख लेते हैं। 24 जनवरी 2020 को एनआईए को यह केस सौंपा गया। 8 अक्टूबर 2020 को स्टैन स्वामी को उनके निवास स्थान से गिरफ्तार कर लिया गया। 9 अक्टूबर को उन्हें मुंबई की एनआईए की स्पेशल कोर्ट के सामने सप्लीमेंट्री चार्जशीट के साथ जो है वो हाजिर किया गया। उन पे जो आईपीसी की धारा लगाई गई थी वो थी 120 बी, 121, 121 ए, 124 ए और 34, और उन पर यूएपीए की जो धारा लगाई गई थी वो थी 13, 16, 18, 20, 38 और 39 यानी कि 39। और ये जो चार्जशीट जारी की गई थी ये 10,000 पन्नों की थी। इसके बाद उन्हें मुंबई की तलुजा जेल में जो है वो बंद कर दिया गया। वहां पर जाकर के उनकी हालत जो है वो थोड़ी बिगड़ने लग गई थी। तो इन्होंने 23 अक्टूबर को एक मेडिकल ग्राउंड पर बेल मांगने की कोशिश की, जिसे एनआईए की स्पेशल कोर्ट ने डिनाई कर दिया। 6 नवंबर को स्टैन स्वामी की लीगल टीम ने पार्किंसन से ग्रसित होने के कारण स्ट्रॉ सिपर की मांग की थी, जिसके लिए एनआईए ने 20 दिन का वक्त मांगा। सोचिए, एक स्ट्रॉ सिपर के लिए 20 दिन का वक्त। मगर जब 26 नवंबर को वापस एनआईए आया तो उसने इसे देने से मना कर दिया, यानी कि 20 दिन तड़पाने के बाद भी एक स्ट्रॉ सिपर उनको नहीं दिया गया। अब इस बात पर हम मौन रहे या ताली बजाएं। इसके बाद भी 22 मार्च को उन्होंने एक बार फिर मेडिकल ग्राउंड पर बेल मांगने की कोशिश की, जिसे एक बार फिर मना कर दिया गया। इनकी हालत उसके बाद खराब होने लग गई और कोविड का पीरियड भी चल रहा था। तो 18 मई को जेजे हॉस्पिटल जो है तलुजा जेल के अंदर ही, वहां पर इनका कोविड टेस्ट किया गया जो कि नेगेटिव आया, और उसी दिन इनको वापस जेल भेज दिया गया। इनकी हालत दोबारा खराब हुई 19 मई को, तब भी जो है इनको जेजे हॉस्पिटल ले जाया गया और उसी दिन वापस जेल में वापस ठूस भी दिया गया। इतना ही नहीं, तीसरी बार यानी कि 24 मई को भी हालत और गंभीर हुई और खराब हुई। इन्हें एक बार फिर जेजे हॉस्पिटल ले जाया गया और एक बार फिर उसी दिन जो है वो डिस्चार्ज करके वापस जेल भेज दिया गया। मतलब एक आदमी को 3 बार सिर्फ नाम के लिए हॉस्पिटल ले जाया गया और वापस जेल भेज दिया गया। क्या इलाज होगा उस व्यक्ति का? इतना सब घटनाक्रम हो जाने के बाद 28 मई को बॉम्बे हाई कोर्ट ने यह आदेश दिया कि इनको अच्छा इलाज प्रोवाइड किया जाए। तब कहीं जाकर इन्हें होली फैमिली हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। वहां जाकर के इनका कोविड जो है वो पॉजिटिव पाया गया। 4 जुलाई को इनको कार्डियक अरेस्ट आया और इनको वेंटिलेटर पे डाला गया और 5 जुलाई को स्टैन स्वामी ने हमारा साथ छोड़ दिया। ये बोलते वक्त शायद मैं वाइब्रेट हो रहा हूं। चलिए अब इनको क्या क्या बीमारियां थी उन पर भी बात कर लेते हैं। इनकी जेल में हालत जो है वो लगातार खराब होती जा रही थी। ये पार्किंसन बीमारी से ग्रसित थे। जिनको पता नहीं कि पार्किंसन बीमारी क्या होती है, तो ये बीमारी शरीर के तंत्रिका तंत्र से जुड़ी होती है, जिसमें शरीर कभी भी कांपने लगता है और संतुलन बिगड़ने लगता है। स्टैन स्वामी की हालत ऐसी हो गई थी कि वो पानी का एक गिलास भी पकड़ नहीं पा रहे थे और पानी नहीं पी पा रहे थे। पानी जो है इधर उधर फैल रहा था, छलक रहा था। इसके अलावा उनको लगभग दोनों कानों से सुनना भी बंद हो गया था। इसके अलावा उनका 2 बार हर्निया का ऑपरेशन भी हुआ था, तो इससे हर्निया का ऑपरेशन भी हुआ था, जिसके चलते उनके पेट के निचले हिस्से में दर्द रहता था। यानी कि एक ऐसा इंसान जो इतनी गंभीर हालत में था, वो जंग लड़ रहा था कानून से, सिस्टम से और खुद के शरीर से, तो वो लड़ ही रहा था। स्वामी ने खुद एक वीडियो जारी करके अपने ऊपर लगे इन सभी आरोपों को खारिज किया था। इसके साथ उन्होंने ये भी कहा था कि उनके कंप्यूटर के साथ जो है टैंपरिंग हुई है, यानी कि छेड़छाड़ की गई है। इस पर अभी तक जांच चल रही है, मगर फिर भी दुनिया की सबसे बड़ी फॉरेंसिक कंपनी आर्सेनल ने 3 बार एक रिपोर्ट जारी कर दी है और इन्होंने 300 घंटे तक ये जांच करने के बाद ये रिपोर्ट जारी करी और ये कहा है कि इतनी बड़ी मात्रा में गड़बड़ी हमने आज तक कभी भी नहीं देखी है कि कंप्यूटर के साथ ऐसी छेड़छाड़ की गई हो। इन्होंने बूस्टन बॉम्ब मैराथन जो है उसमें भी काम किया हुआ है, 2009 में इस्टेब्लिश हुई है और ये काफी रिनाउंड है पूरी दुनिया में। आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि अभी तक स्टैन स्वामी के कंप्यूटर को जो है स्कैन नहीं किया गया है।
बल्कि जो इनके साथ 15 और आरोपी थे, उनमें से कुछ आरोपियों के कंप्यूटर जो हैं, उनकी जांच की गई है। स्वामी जी की गलती ये थी कि वे छोटे और दबे कुचले लोगों की आवाज थे। उन्हें देश की आवाज बनना चाहिए था। उन्हें चिल्ला चिल्ला के बोलना चाहिए था, नेशन वांट्स टू नो, या फिर उन पर किसी बड़ी ताकत का हाथ होना चाहिए था, ताकि वो भी 84 साल की उम्र में वॉलीबॉल खेल पाते। बस यही तो बड़ी गलतियां उन्होंने कर दी, और अगर शायद ये गलतियां ना करते तो उन्हें बड़ी आसानी से बेल भी मिल जाती और खुली हवा में सांस भी ले पाते। आने से पहले आपसे एक सवाल करना चाहूंगा, जो व्यक्ति ह्यूमन राइट्स के लिए लड़ा, क्या उसके कोई ह्यूमन राइट्स थे या नहीं भी थे? सोचिएगा जरूर और बताइए। जाते जाते 2 लाइनों के साथ आपको छोड़े जाता हूं। वो पहला बुजुर्ग जिसे बड़े आसानी से आतंकवादी का तमगा दे दिया, वो पहला बुजुर्ग जिसे बड़ी आसानी से आतंकवादी का तमगा दे दिया, कुछ लोगों ने मेडल और शाबाशी के लिए उसे मरने के लिए बेबस कर दिया। कुछ लोगों ने मेडल और शाबाशी के लिए उसे मरने के लिए बेबस कर दिया। जय हिंद, बाय बाय।